हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन एरर के बारे में। यह कॉमन एरर जो है आपका बिल्कुल प्रीवियस पेपर से लिया गया है। ये प्रीवियस पेपर का मैं आपके साथ कॉमन एरर का डिस्कशन करने वाला हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ मैं बात करूँगा। ये पार्ट 1 है, ऐसे मैं बहुत सारे पार्ट आपके साथ लेकर आने वाला हूँ। ये प्रीवियस पेपर का है, अभी 1997 से हम लोग एरर को उठाए हैं, आपके 2019 तक एरर को हम आपके साथ ऐसे ही बात करेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि काफ़ी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसके साथ में चलिए अगर शुरू करें हम लोग पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अभी जो आपकी क्लास की जितनी फैसिलिटी दी जा रही है, ये यूट्यूब चैनल जो है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर पे दी जा रही है। मतलब आपको भारत का कहा जाए तो सारे एग्ज़ामों के लिए फैसिलिटी यहाँ दिया जा रहा है। हर टॉपिक का आपका सेपरेट वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लास्ट तक देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ बात करूँ तो आपको टेलीग्राम चैनल एक है, इंग्लिश विथ डी पांडे, आप इससे भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको सारा PDF मिल जाएगा जो आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। द हिंदू एडिटोरियल भी देखिए अभी डेली चल रहा है, टेस्ट पेपर उसका मिलता है। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी डेली पढ़ाया जाता है। ग्रामर की भी क्लासेस चलती हैं, टेस्ट पेपर उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिफेंस के लिए अलग से मॉक टेस्ट लेकर आता हूँ, SSC बैंक का सब अलग अलग टॉपिक को लेकर मैं वीडियो आ रहा हूँ। तो चलिए आज हम कॉमन एरर देखेंगे। देखिए 1997 का पूछा हुआ SSC का है, ऑडिट विभाग का, ऑडिट सेक्शन का है, कहा जाए तो एक सेक्शन ऑफिसर ऑडिट का है। तो ये बिल्कुल अच्छा है, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि 1997 का है तो अभी नहीं पूछा जाएगा। 1997 में भी ग्रामर का वही कंसेप्ट था, आज भी वही कंसेप्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंसेप्ट नहीं बदले हैं। इसलिए बिल्कुल आप कंसेप्ट के अनुसार इसको बनाइएगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए अब अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने एक पढ़ाया था पीछे के वीडियो में, लेकिन आज भी मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं इसका एरर को देखता हूं। लिखा है कि यू मस्ट, देखिए लिखा है क्या, यू मस्ट मतलब आपको अवश्य, मस्ट मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अवश्य। आइदर, आइदर यानी ईदर पढ़ते हैं इसको, ईदर का पूरक आपको याद रखना होगा। देखिए ईदर का पूरक क्या होता है, और होता है। नाइदर यानी नीदर का पूरक क्या होता है, नॉर होता है। नॉट ओनली का क्या होता है, बट आल्सो होता है। नॉट का क्या होता है, बट होता है। ठीक है। नो सूनर का क्या होता है, देन होता है। स्कार्सली और हार्डली का क्या होता है, वेन या बिफोर होता है। ये सब जो हैं, बोथ का क्या होता है, एंड होता है। ठीक है। ये बहुत सारे जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, तो यहीं से है आपका। कह रहा है यू मस्ट ईदर, यू सब्जेक्ट है, मस्ट वर्ब है। कह रहा है कि आपको अवश्य ही या तो, ईदर मतलब या तो, वी रेगुलर मतलब लगातार होना चाहिए, विथ योर स्टडीज अपने पठन पाठन में। देखिए नाउन के तौर पे कभी भी स्टडी नहीं लिखेंगे। अगर स्टडी हम लोग लिखते हैं STUDY तो ये गलत है, स्टडीज होता है। तो कह रहा है कि आपको अवश्य ही या तो रेगुलर होना चाहिए अपने पढ़ाई से, एंड और स्टे, स्टे मतलब होता है ठहर जाना, सॉरी स्टडी है, या स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड या फिर लंबे समय तक पढ़ाई करनी चाहिए, बिफोर द एग्जामिनेशन परीक्षा आने से पहले। तो इसके साथ में अगर बात करूं तो देखिए यू सब्जेक्ट है, मस्ट आपका वर्ब है। मस्ट मॉडल वर्ब, देखिए मस्ट मॉडल वर्ब के बाद अगर कोई भी आप मॉडल वर्ब लिखते हैं तो मॉडल वर्ब के बाद याद रखिएगा या तो V1 आता है, V1 नहीं आएगा तो B आएगा, और B नहीं आएगा तो हैव आएगा। ये तीन में से कोई आता है। तो बिल्कुल आपके साथ में आज यहाँ देखता हूँ, सारे चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर कहीं पे आप मॉडल वर्ब लिखते हैं तो मॉडल वर्ब के बाद या तो V1 आएगा, या तो B आएगा, या तो हैव आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, मस्ट मॉडल वर्ब है तो इसके लिए B आया है, तो मेन वर्ब का काम किया, V1 का काम किया। रेगुलर विथ योर स्टडी, देखिए रेगुलर के साथ योर स्टडी यहाँ तक सही है। एंड देखिए इधर यहाँ पे है, तो इधर जब सेंटेंस में रहेगा तो आगे जो होगा अब एंड नहीं होगा, कहने क्योंकि मैं नहीं बताया था ना कि इधर का पूरक यानी आइदर का पूरक जो होता है वो और होता है, एंड नहीं होता। तो यही गलती है आपका, एंड नहीं होगा बल्कि एंड के जगह पर क्या लिखेंगे आप, और लिखेंगे, तो आपका आंसर और जाएगा। तो ये और किस पार्ट में है, C में है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा है, आप इस लास्ट तक देखेंगे तो आपका आंसर इसका क्या होगा, एंड के जगह पर आप लिखिए और, क्योंकि आइदर का पूरा क्या होता है, और होता है। अब इसमें ना समझने वाली बात तो है नहीं कुछ, सारे चीज़ को मैं आपके साथ लेकर चल रहा हूँ, और ये जो बाकी चीज़ है सब ऑब्जेक्ट के एरिया में आता है। चलिए एरर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनको हम नहीं पहचानते हैं कि वो क्या है,
कैसे काम करता है, तो बिल्कुल आप इसको समझिए, पहचानिए, तो आपको बिल्कुल सही लगेगा, समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है क्या, द न्यू टैक्सेशन रेट। न्यू टैक्सेशन रेट मतलब कह रहा है कि जो नया टैक्स का रेट आया है, ठीक है, जो नया टैक्स का रेट आया है, रेट्स में एस लगा है। अनाउंस मतलब घोषणा हुआ बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। अब आर बाउंड, और उसको क्या किया गया है, बाउंड किया गया है टू द एक्सपोर्ट सेक्टर। देखिए एक गलती है यहाँ पे, छूट गया है, आपको टाइपिंग में छूटा है, यानी ये क्वेश्चन लिखते समय मुझसे छूटा है। ये बाउंड के बाद जो टू है ना, टू के बाद आप जो है ना, आप अपने कॉपी पर याद रखिएगा, या आप जहाँ भी लिख रहे हैं इसको इफेक्ट मानिए, कि यहाँ समझिए कि इफेक्ट लिखा है। मैं ये कहने वाला हूँ आपको अभी कि ये जो बाउंड टू है, टू के बाद समझिए कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफेक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन में हमसे छूट गया है वर्ड लिखना। तो जब इफेक्ट लिखा है तो आप देखिए इफेक्ट ई से शुरू हुआ है, तो देखिए अब यहाँ टू के बाद इफेक्ट हो गया बाय द एक्सपोर्ट सेक्टर, एक्सपोर्ट विभाग के द्वारा। देखिए अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो देखिए एक होता है अफेक्ट, AFFECT। ए जो होता है ना वर्ब होता है, AFFECT, इसका हिंदी होता है प्रभाव डालना। एक होता है EFFECT, इसका अर्थ होता है प्रभाव, ये नाउन है। ए से अफेक्ट जो है वर्ब है, ई से इफेक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है प्रभाव डालना, इसका अर्थ होता है प्रभाव। तो दोनों एक जैसा है, लेकिन ये आपका वर्ब है, ये नाउन है, ये समझना होगा। तो आप कह रहा है कि नया जो टैक्स का रेट है घोषणा कर दिया गया सरकार के द्वारा, तो न्यू टैक्सेशन रेट ये सब्जेक्ट हो गया, अनाउंस वर्ब हो गया, बाय गवर्नमेंट यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। आर बाउंड देखिए पैसिव है, आर बाउंड, बाउंड मतलब बाइंड से बना है। अब देखिए इसमें ध्यान से आप टू लगा है, तो टू के बाद आप जरा सोचिए, मैंने अभी लिखवाया था ना कि टू के बाद इफेक्ट लिखिएगा, तो टू एक प्रीपोजिशन है, आपको पता होगा कि प्रीपोजिशन टू के बाद हमेशा वर्ब आता है, और इफेक्ट लिखेंगे तो इफेक्ट तो नाउन है, तो ये गलती है, यहाँ इफेक्ट हमारा लिखना बिल्कुल गलत होगा। इफेक्ट के जगह पे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम वर्ब लिखेंगे, तो इफेक्ट के जगह पे क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर अफेक्ट होगा। तो यहाँ जो आप इफेक्ट लिखे थे वो इफेक्ट को हटा के अफेक्ट लिखेंगे, आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। ऐसे बिल्कुल आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब देखिए आपको मानिए आप जब पढ़ेंगे एक टॉपिक जो आपको पढ़ना है, उस टॉपिक से अगर देखा जाए तो काफ़ी आसान है। हम लोग को पढ़ना है एडजेक्टिव डिग्री में। देखिए एडजेक्टिव डिग्री में मैं बात करूं कि अगर कहीं एज लिखे हैं आप, तो एज का पूरा का आगे एज ही आता है, और बीच में एक एडजेक्टिव आता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर आप एज कहीं लिखे हैं तो एज का पूरा क्या आएगा, एज आएगा, और बीच में एडजेक्टिव आएगा। तो पूछेगा कि एडजेक्टिव कैसा होगा, तो एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो याद रखना होगा कि ये जो एडजेक्टिव होता है वो पॉजिटिव डिग्री में काम करता है, यानी जब कभी एज और एज का यूज किया गया है और उस एज के बीच में कोई एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगा। जैसे ग्रेटर नहीं होगा, ग्रेट होगा, वाइजर नहीं होगा, वाइज होगा। क्लियर। उसी तरह और समझिए कि अगर कहीं सो लिखा है तो सो के भी जो आगे पूरक आता है ना वो एज ही होता है। सो का भी पूरक एज, या अभी मैंने बताया एज का भी पूरक क्या होता है, एज। इसके बीच में भी अगर कोई एडजेक्टिव आएगा तो पूछता है कौन सा डिग्री में होगा, तो ये भी आने वाला एडजेक्टिव जो होगा वो कॉम्पैरेटिव डिग्री में होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लिखा है दीज डेज, दीज डेज मतलब इन दिनों, आजकल जो समय है उस दौर की बात है। दीज प्लूरल है इसलिए डेज प्लूरल है, दीज यहाँ एडजेक्टिव है, डेज नाउन है, सही है। जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब नौकरी के जो अवसर हैं, एक साथ आया है, प्लूरल है, जो नौकरी के अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर। अब देखिए प्लूरल है, सब्जेक्ट है, इसीलिए आर वर्ब आया है। आर नॉट मतलब नहीं है, कह रहा है इन दिनों नौकरी के जो अवसरें हैं वो नहीं हैं। एज बेटर, देखिएगा बहुत अच्छा है, लिखा है एज बेटर, एज मतलब एज का देखिए एज, एज आ गया तो, और देखिए बीच में बेटर है, बेटर एडजेक्टिव है, कॉम्पैरेटिव डिग्री में है, तो ये तो गलत है। आगे दे यूज्ड, दे आया है किसके लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। दे यूज टू बी इन द अर्ली 70, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये पहले की बात है जो 70 में ऐसा था, लेकिन आज जो है नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं रहा, अवसर नहीं रहा। तो आपका एरर देखिए इसी में है। मैंने कहा था ना कि एज प्लस एज के बीच में कोई एडजेक्टिव आए तो कॉम्पैरेटिव, बेटर सॉरी कॉम्पैरेटिव नहीं पॉजिटिव, तो बेटर तो कॉम्पैरेटिव डिग्री है, आप इस बेटर को हटा के यहाँ पे गुड लिख दीजिए, आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर कैट हो जाएगा। ठीक है, कैट नहीं, देखिए इसमें डिवाइडेशन भी है, मैं कहूँगा कि यहाँ से इसको डिवाइड करके ए बनाइए, और ए जो एज है यहाँ बाहर करके ऐसे पाई बी डालिए, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। एज बेटर एज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आप लिखेंगे एज गुड एज होगा। ऐसे डिवाइड कर देना इसको, क्योंकि 2 पार्ट डिवाइड कीजिए, तीसरा मैंने यहाँ लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अगर बात करें तो ए फिक्स प्रीपोजिशन से है, कह रहा है व्हेन जब,
व्यू विथ हिज पॉइंट ऑफ, लिखा है व्हेन व्यू विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू द इंटायर एपिसोड, देखिए कह रहा है कि एंटायर मतलब समूचा, एपिसोड मतलब कड़ी या भाग, एज्यूम, ठीक है, एज्यूम जो है आर डिफरेंट कलर मतलब अलग अलग रंग में, टुगेदर एक साथ। तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे। एक चीज़ देखिए सीखिए, यहाँ जो आपने लिखा है ना कि विथ के बाद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए फिक्स प्रीपोजिशन है, यहाँ विथ नहीं लिखा जाता बल्कि इसको ऐसे कहते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। जो विथ पॉइंट ऑफ व्यू आपने यहाँ लिखा है ये बिल्कुल फिक्स प्रीपोजिशन से है, गलत है, मतलब मेरे विचार से। देखिए लिखा है विथ लिखा है तो साथ होता है, तो मेरे विचार से होता है, तो यहाँ पे विथ ना होकर के फ्रॉम आएगा। तो आपका आंसर अगर देखिएगा तो क्लियर है कि आपका आंसर यहाँ जो आपने यहाँ जो लिखा है विथ के जगह पर क्या होगा, फ्रॉम लिखेंगे तो आपका ज़्यादा बेहतर आंसर फ्रॉम होगा। यानी यहाँ विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू गलत है बल्कि फ्रॉम, ठीक है, हिज पॉइंट ऑफ व्यू होगा। बहुत आसान है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं होगा, ये याद ही रखना होगा, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। और ऐसे चीज़ बार बार करने से ही याद होगा, प्रैक्टिस से ही याद होगा, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और 5 पे बात करते हैं। देखिए आपके साथ मैं ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ लेकर नहीं आऊँगा कि आपको बर्डन लगे, मैं 5 क्वेश्चन का स्लॉट लेकर आऊँगा, लेकिन 5 साइन हो, 5 वन वर्ड, 5 इडियम एंड फ्रेज, यानी आप समझिए तो आपके साथ मैं 30 क्वेश्चन एक दिन में लेकर आने वाला हूँ। एवरी डे मैं ऐसा करूँगा, तो बिल्कुल आप करिए इसको। देखिए कॉमन एरर का लास्ट है, देखिए लिखा ऑन मेनी ऑकेजन्स, ऑन यहाँ प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला ऑब्जेक्ट का एरिया होता है, तो ये मेनी ऑकेजन्स यहाँ ऑब्जेक्ट है। देखिए मेनी के बाद नाउन पुल्डल आता है, तो पुल्डल आया है, यानी कह रहा है बहुत सारे अवसर पर, ये ऑब्जेक्ट है, अभी सब्जेक्ट यहाँ है। वी डिड हम लोगों ने, हेल्प मदद किया था, द पुअर मतलब पूरे गरीब जाति को। लिखा है कि पीपल मतलब जो लोग हैं, वे ऑफ गिविंग देम फूड जो लोग भोजन देते हैं, टू इट खाने के लिए, एंड क्लॉथ टू पुट ऑन मतलब होता है पहनना, और कपड़े देते हैं पहनने के लिए। यानी कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जिस पर हम लोगों ने दिया है गरीब लोगों को, प्योर पीपल को, एक तरह से हम देते हैं उन्हें भोजन खाने के लिए और कपड़ा पहनने के लिए। एक मैं आपके साथ बात करूं तो देखिए अगर कभी सब्जेक्ट लिखे हैं और सब्जेक्ट के बाद आप डू लिखते हैं, या सब्जेक्ट के बाद डज लिखते हैं, या सब्जेक्ट के बाद डिड लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद डू डज या डिड लिखे तो इसके बाद वर्ब आता है V1। एक बात और देखिए, सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड के बाद नॉट आता है तब V1 आता है, यानी सब्जेक्ट होगा तब डू डज डिड होगा, तब नॉट होगा तब V1 होगा। लेकिन सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड आया और नॉट नहीं आया है तो डू डज डिड नॉट को साधारण हालात में लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यही क्वेश्चन यहाँ भी है, कह रहा है कि ऑन मेनी ऑकेजन्स बहुत सारे अवसर पर, ठीक है, कह रहा है कि वी डिड हेल्प हम लोग जो है मदद किए थे। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि डिड रहेगा भी, जैसे ये जोर डालता है, कह रहा है कि हम लोगों ने मदद किया ही था, तो अगर डिड को हम छोड़ भी देते हैं तो यहाँ पे डिड के बाद तो V1 आता है, हेल्प हो जाएगा। अगर डिड छोड़ते हैं और डिड के बाद हेल्प लिखते हैं तो ए एम्फेसाइज हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ पर डोज डालना, यानी बहुत सारे अवसर पर हम लोगों ने मदद किया ही था सभी गरीब लोगों को भोजन और कपड़ा दे करके। और आप अगर डिड हेल्प्ड को हटा के केवल हेल्प्ड भी लिखेंगे तब भी सही होगा, ये साधारण स्टेटमेंट माना जाएगा, नॉर्मल माना जाएगा। तो देखिए कॉमन एरर में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ही करके एवरीडे आपके साथ बात करते रहूँगा। आप भी बाकी लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, काफ़ी खूब इसको सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। नाउ थैंक यू।